नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये आपका जो है फोर्थ वीडियो होगी। जैसा कि आपको पता है कल बच्चों का एग्ज़ाम है और 26 को भी है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो क्वेश्चन जो है आपको पता है रूसी क्रांति जो आपका यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड में आपके 3 ही क्वेश्चन हैं जो है वो बहुत बार रिपीट होते हैं, 3 नहीं 2। एक रूसी क्रांति के क्या कारण हैं और दूसरा है परिणाम, कारण और परिणाम। तो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? पहला तो आपसे डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लेगा कि 1917 की रूसी क्रांति के क्या कारण है ये बताओ। नहीं तो आपसे डायरेक्टली ये पूछेगा कि रूसी क्रांति की उत्पत्ति एवं यहाँ पे कुछ और आएगा, उत्पत्ति की विवेचना कीजिए कि क्रम है, सॉरी क्रम नहीं क्रम, उत्पत्ति और क्रम की विवेचना कीजिए। ज़ाहिर सी बात है कि उत्पत्ति की विवेचना करनी है तो इसका मतलब हमें कारण ही बताना है। तो आपको अभी इसको एक्सप्लेन कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अभी हम देखते हैं कि कैसे आपको भूमिका लिखनी है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट बता रही हूँ जो कि आप अपनी भूमिका के लिए यूज़ कर सकते हैं। सन 1917 की रूस क्रांति यानी कि रूसी की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना है, जिसके परिणाम स्वरूप जार के स्वच्छकारी शासन का अंत हुआ था और रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? जो जार है, जार यानी कि शासक, राजा, ठीक है? तो रूस में राजा को जार कहा जाता था, जो वहाँ पर शासन करता था उसे जार कहा जाता था। तो रूसी क्रांति के अंतर्गत जार का अंत होता है और एक रूसी गणराज्य की स्थापना होती है। समाजवादी ज़रूर लिखना, रूसी में रूस सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। अब देखिए ये जो क्रांति है वो 2 भागों में बटी थी, मार्च 1917 की और अक्टूबर 1917 की क्रांति। पहली क्रांति के फलस्वरूप सम्राट को पद त्यागने के लिए विवश होना पड़ा और एक अस्थायी सरकार बनी। जो हमारी पहली ये थी फरवरी या मार्च वाली जो क्रांति थी उसके अंतर्गत क्या हुआ था पहली क्रांति में कि वो जो सम्राट था, जो राजा था, उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और वहाँ पर एक अस्थायी यानी कि एक अनस्टेबल गवर्नमेंट बनी जो कि अनस्टेबल थी। बट अक्टूबर की क्रांति जब आई तो उसके फलस्वरूप एक अस्थायी सरकार को हटाकर यानी कि इस सरकार को हटाकर एक नई सरकार की स्थापना हुई, जिससे बोल्शेविक सरकार कहा गया। अब बोल्शेविक से एक चीज़ याद आया, आपसे चाहे पूछे रूसी क्रांति या आपसे पूछे बोल्शेविक क्रांति, दोनों के दोनों सेम है, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद आप इस टाइप से लिख सकते हैं कि रूसी क्रांति न केवल निरंकुश एकतंत्री ही जारशाही शासन का अंत नहीं किया, बल्कि रूसी क्रांति ने कुलीन, जमींदार, सामंत वर्ग तथा पूंजीपतियों आदि की आर्थिक और सामाजिक सत्ता को समाप्त किया। यानी कि रूसी क्रांति जब आई थी रूस के अंतर्गत, रूस के अंदर, तो उन्होंने मतलब जो क्रांति थी, क्रांति ने जारशाही शासन का अंत नहीं किया, बल्कि वहाँ पे जो कुलीन थे, जो जमींदार थे, जो सामंत वर्ग थे, जो पूंजीपति थे, उन सभी का उन्होंने अंत किया रूसी क्रांति ने। और वहाँ पर एक नई सरकार की स्थापना आई जो कि मजदूरों और किसानों वाली सरकार कहलाई। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा को मूर्त रूप पहली बार रूसी क्रांति ने ही क्रांति ने ही प्रदान किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट हैं, बट आप इतना नहीं लिखना क्योंकि ये तो मैंने ऑलरेडी नोट्स में पढ़ा रखा है आपको। इसके बाद आप यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऊपर डालना और ऐतिहासिक विवरण डालकर यहाँ पे लिखना कि जो रूस के जो श्रमिक थे, जो किसान थे, उनकी स्थिति वहाँ पर बहुत ज़्यादा दयनीय थी। और वहाँ पर जो राजा था, जो जार द्वितीय था वहाँ का राजा, वो किसानों पर अत्याचार करता था, उसे अपनी प्रजा से कोई भी मतलब नहीं था। जो वहाँ पर जो शासन करता था, कौन करता था? जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, सामंत, पादरी, कुलीन, ये सारे लोग वहाँ पर शासन करते थे। तो किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय थी। वो लोग जाते हैं जार के पास और अपने अधिकारों के लिए बोलते हैं और ये बोलते हैं कि हमें हमारी ज़मीन पर अधिकार चाहिए। तो ये जो द्वितीय राजा जो था जार, वो क्या करता है, सैनिकों के ऊपर ना, सैनिकों के ऊपर जो उसके सैनिक थे वो क्या करते हैं, किसानों के ऊपर गोली चला देते हैं।
और जिस दिन वो गोली चलाते हैं उस दिन का जो दिन था वो दिन रविवार था, 22 फरवरी 1905 का दिन था वो। तो उसको तभी से खूनी रविवार कहा गया। आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर एक हेडिंग डालना खूनी रविवार और उसमें ये पूरी घटना का विवरण करना कि वहाँ पर किसानों की और श्रमिकों की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय थी। वो लोग जाते हैं सरकार के पास, जार के पास जाते हैं अपने अधिकारों के संरक्षण और अपनी भूमि का जो उनकी जो भूमि थी, भूमि को माँगने के लिए सरकार के पास जाते हैं, परंतु सरकार अपने सैनिकों को आदेश देता है कि उन पर गोली चला दो और उन सब पे गोली चला दी जाती है और वहीं पर उनमें से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है और उस दिन को ही खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। बाद में जब लोगों को पता लगता है तो क्रांति और बढ़ जाती है। लोगों को ये लगता है कि आज हमारे साथ आज इनके साथ हुआ है तो कल को ये चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है। उसके बाद जब ये क्रांति और बढ़ जाती है तो राजा क्या करता है किसानों की मांग को मान लेता है और किसानों को वोट का अधिकार मिल जाता है। फिर पहली बार वहाँ पर रूस यानी कि रसिया में पार्लियामेंट की स्थापना होती है जिसे ड्यूमा कहा जाता है। तो ये तो आपका भूमिका और आपका थोड़ा-सा रूसी क्रांति के ऊपर है। मेन जो क्वेश्चन आपका रूसी क्रांति के कारण है वो आपको यहाँ से लिखना है। तो देखिए रूसी क्रांति जो आपकी हुई थी उसका पहला कारण यही था निरंकुश राजतंत्र एवं स्वेच्छाचारी शासक यानी कि जार के बारे में इसके अंदर आपको बताना है कि जो जार जो था वो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट नेता था या शासक कह लो शासक था। उससे अपनी प्रजा से कोई भी मतलब नहीं था। वहाँ पर जो शासन करते थे बेसिकली वो लोग कौन करते थे कुलीन वर्ग थे, सामंत वर्ग थे, पादरी वर्ग थे या ज़मींदार थे, वो लोग वहाँ पे शासन करते थे और किसानों का शोषण करते थे। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा जो दूसरा जो कारण है वो है सामाजिक आर्थिक विषमता, यानी कि उनके बीच में भेदभाव था। वहाँ पर आपको पता है कि फ्रांस की तरह यहाँ भी सामंत और पादरियों के पास कुछ विशेष अधिकार थे, लेकिन किसानों व मज़दूरों के पास कोई भी अधिकार नहीं थे, वो अधिकारहीन थे। और जब आपको पता है कि इनके पास भई अधिकार है, इनके पास अधिकार नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनके बीच में इक्वालिटी नहीं है, यानी कि असमानता है। असमानता यानी कि विषमता है, तो सामाजिक आर्थिक विषमता के अंदर आप ये लिखोगे। जब ज़ाहिर-सी बात है अगर आपकी क्लास में भी भेदभाव होगा या आपके कॉलेज में भेदभाव होगा लड़के-लड़की के बीच में या लड़कों-लड़कों के बीच में ही, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जिसके साथ ये चीज़ हो रहा है वो आवाज़ उठाएगा। तो इसीलिए वहाँ के किसानों ने आवाज़ उठाई। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है किसानों की दयनीय स्थिति। रूस में सर्वाधिक संख्या में किसान मौजूद थे किंतु उनकी स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय थी। भूमि तो उनके पास थी लेकिन नाम मात्र की थी। भूमि का 67% जो हिस्सा था वो सामंत के पास था। बचा हुआ जो 13% का हिस्सा था वो चर्च के पास था। भूमि सिर्फ उनके पास थी खेती करने के लिए, खाली काम करने के लिए, वो उसके मालिक नहीं थे। मालिक तो वहाँ के सामंत और ज़मींदार थे, ठीक है? किसान खेतों में मज़दूरों की तरह कार्य करते थे। हालाँकि वर्ष 1861 में रूस में दास प्रथा का उन्मूलन हो गया था, किंतु व्यावहारिक रूप से अभी भी वो वहाँ पर मौजूद ही था। इन सब के चलते किसान व मज़दूर वर्ग ने विद्रोह की भावना के उनके अंदर जो है किसानों और मज़दूरों के अंदर विद्रोह की भावना ने जन्म लिया। जब विद्रोह की भावना आएगी तो ज़ाहिर-सी बात है या तो आंदोलन होगा या क्रांति होगी, तो क्रांति हुई। अगला आप लिख सकते हो श्रमिकों की दशा, वो तो आपके किसान हैं बट ये आपके लेबर है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 अलग पॉइंट है, किसानों की अलग है और श्रमिकों की अलग है। रूस में औद्योगिकीकरण देरी से हुआ लेकिन सीमित ही रहा, क्योंकि वहाँ पर जो मज़दूर थे, ना तो उनके काम के घंटे निर्धारित थे, ना ही उनका वेतन निर्धारित था। उनको बहुत ही कम वेतन में काम करवाया जाता था और बहुत ज़्यादा मतलब वेतन नाम मात्र के जैसा उनको वेतन दिया जाता था। तो इसीलिए वहाँ पे जो है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, जो पूँजीपति थे, वो मुनाफ़े पे ध्यान देते थे, जिससे वहाँ पर जो श्रमिक थे, उनका शोषण होता था। तो इसके अंदर आप ये लिखोगे। अगला पॉइंट जो है, वही लिखोगे रूस और जापान का युद्ध 1905। आपको पता है 1905 में जापान और रूस का युद्ध हुआ था। रूस एक बहुत बड़ा देश है, बट फिर भी रूस इसमें हार गया था और जापान आपको पता है कि
जीत गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, अर्थव्यवस्था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर किसी भी देश में युद्ध हो रहा है तो फ्री फंड में तो होता नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है उसके लिए। बंदूकें खरीदो, तोप खरीदो, पता नहीं क्या-क्या, और जो लोग घायल हुए हैं उनके लिए भी कुछ ना तो कुछ करना। तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा डगमगा गई थी। उसके बाद आप अगला लिखोगे भ्रष्ट नौकरशाही। वही जो वहाँ पे जितने भी काम करने वाले थे वो सारे ही भ्रष्ट थे। मतलब भ्रष्ट का मतलब जैसे भ्रष्टाचार वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, वो लोग भी किसानों वगैरह का शोषण करते थे, कोई भी अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करता था। उसके बाद अगला पॉइंट आप लिख सकते हो रूसी क्रांति 1905, जो कि अभी हमने खूनी रविवार वाली देखी है, वो यहाँ पर आपको लिखनी है। तो वो भी एक कारण रहा है जिसकी वजह से रूसी क्रांति दोबारा हुई। वो रूसी क्रांति एक छोटे स्तर पर हुई थी, लेकिन ये जो रूसी क्रांति थी ये बहुत ही बड़े स्तर पर हुई थी। उसके बाद समाजवादी विचारधारा का विकास हुआ था। समाज में किसानों और मज़दूरों का शासन होना चाहिए, ना कि राजाओं और ज़मींदारों का। सभी किसान और मज़दूर वर्ग एक हो जाओ और क्रांति कर दो। अमीर लोगों को मारो, संपत्ति छीनो, मज़दूरों और किसानों की सरकार बनाओ। ये किसने कहा था? कार्ल्स ने कहा था। मार्क्सवाद जो थे ना, उन्होंने कहा था। तो जो समाजवादी जो विचारधारा थी उसके अंदर यही कहा था उन्होंने कि एक काम करो, क्योंकि उन्होंने अपने वहाँ पर ये चीज़ देखी थी कि क्या होती है गरीबी, क्या होता है शोषण। तो इसीलिए उन्होंने अपनी बुक में लिखा, अगर किसानों और श्रमिकों को शोषण से मुक्ति चाहिए तो ज़मींदारों को और किसानों को एक होना, ज़मींदारों को नहीं, किसानों को और मज़दूर वर्ग को एक होना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी। अमीर लोगों को मार कर अपनी जो संपत्ति है वो छीननी पड़ेगी, क्योंकि संपत्ति तो भई आपकी ही है, अब आपको छीननी ही पड़ेगी, अगर आपको कोई नहीं दे रहा तो। और किसानों की सरकार बनाओ। तो वहाँ पर समाजवादी विकास जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका विचारधारा का प्रचार हो रहा था। ठीक है? उसके बाद ज़ार की रूस की नीति भी एक अहम कारण थी। ज़ार, आपको पता है कि रूस के शासक को ज़ार कहा जाता है। वहाँ पे जो ज़ार की जो नीति थी वो ये थी कि जो लोग रूस के नहीं हैं, जैसे गैर रूसी लोग, यहूदी और उज़्बेक, जैसे कि आपको पता है कि हमारे हिंदुस्तान में भी कई टाइप की कास्ट होती है ना? जैसे कि जनरल मान मान लो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना? चारों हैं भाई-भाई। तो इसी टाइप से वहाँ पर भी अलग-अलग टाइप के अलग-अलग कास्ट के लोग रहते थे। किसके अंदर? रूस के अंदर। तो ज़ार ये बोलता था कि जो रूस का है वो तो ठीक है, बट जो गैर रूसी है, जो उज़्बेक है, जो यहूदी है, उन लोगों को चर्च को अपनाना पड़ेगा। अपनाने के लिए उनको फ़ोर्स करते थे। तो जब फ़ोर्स करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि सबको अपना धर्म प्यारा होता है, राइट? तो उन लोगों को भी अपना धर्म प्यारा था। तो वो लोग भी कहीं न कहीं इस चीज़ से सरकार के खिलाफ हो गए, ज़ार के खिलाफ हो गए। किसान तो हुए क्योंकि उनके संग शोषण हुआ। सेम श्रमिक जो लेबर थे वो भी इसलिए हुए, लेकिन जो दूसरे लोग, जो बचे हुए लोग थे, वो इसलिए हुए क्योंकि इसकी नीति बेकार थी ज़ार की, इसीलिए। अगला पॉइंट आप ये लिखोगे, बौद्धिक की भूमिका, बौद्धिकों की भूमिका, नहीं तो प्रगतिशील चेतना का विकास लिख देना, ठीक है? इसमें क्या था कि जब विचारधारा ये सामने आई, समाजवाद वाली विचारधारा, तो लोगों के अंदर ना बुद्धि आई कि हाँ भाई, सही बात है कि हमारे देश में ये सरकार होनी चाहिए। और समाजवाद को बुक मैगज़ीन के थ्रू हर गाँव-गाँव तक पहुँचाया गया और वहाँ के लोगों को समाजवाद विचारधारा के लिए जागरूक किया गया। जब वो लोग जागरूक हुए तो उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आई और सब लोग एकजुट हुए। उसके बाद आप लिखोगे तत्कालिक कारण, ये आपका लास्ट है। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए इतने अच्छे से बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपका डेफ़िनेटली आएगा। 99% चांस है कि आए, नहीं आए क्या पता, भई परिणाम पूछ ले, लेकिन कारण हमेशा आता है, तो कारण आएगा। अगर सुबह वाली शिफ्ट में नहीं आया है ना मॉर्निंग में, तो इवनिंग में 100% आएगा। मैं लिख कर दे रही हूँ आपको, ये जो कारण है ना वो आएगा। अगर मॉर्निंग में आपसे कारण पूछ लिए ना, तो इवनिंग में आपसे परिणाम पूछ लेगा, और मॉर्निंग वाले बच्चों से अगर परिणाम पूछ लिए ना, तो इवनिंग में आपसे कारण पूछ लेगा, अपोज़िट कर देगा, देखना कहीं न कहीं। उसके बाद ये छोड़ो, जो आपके तत्कालिक कारण है वो देखो। तत्कालिक कारण का मतलब वो होता है वैसे कारण जो ना जलती हुई आग में घी डालने का काम करें, यानी कि जिससे लोगों के अंदर और ज़्यादा मतलब हिंसा की भावना आए, ठीक है? तो तत्कालिक कारण क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वार।
आपको पता है कि पहले 1905 में एक वो हुआ था रूस का और जापान का युद्ध, जिसमें रूस हार गया था। तो रूस ने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था का जितना भी पैसा था सारा युद्ध में झोंक दिया था। फिर उसके बाद देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो रूस उसमें भी शामिल हुआ था, आप सभी को पता है। तो भाई रूस अगर युद्ध में शामिल हुआ है तो फ्री में तो होगा नहीं, पैसा तो लगेगा ना भाई। तो वही पैसा वहाँ पे लग गया, पूरी अर्थव्यवस्था उसकी डगमगा गई। फिर जब अर्थव्यवस्था पूरी डगमगा गई तो वहाँ पे अकाल आ गया, लोग मरने लग गए। तो लोग भाई अगर अभी ये मान लो भारत के अंदर अगर ऐसा कुछ होगा तो सब लोग क्या बोलेंगे? सब लोग तो मोदी की बुराई करेंगे ना कि भाई मतलब मोदी सरकार ने ऐसा क्यों किया या बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? मैं एक एग्ज़ाम्पल के तहत बता रही हूँ, ऐसा वैसे कुछ है नहीं। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। अगर हमारे देश में होता है तो हम तो बोलेंगे ना कि ह जो भी आज हमारे देश में हो रहा है वो सब कुछ बीजेपी की सरकार की वज़ह से हो रहा है, राइट? तो इसीलिए वहाँ पर जब भाई पैसा नहीं था, क्योंकि जब 1905 में ऑलरेडी आपका एक युद्ध हो चुका है, आपका अर्थव्यवस्था जो है डगमगा गई है, तो आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्यों उतरे? अब जब उतर गए तो ज़ाहिर-सी बात है कि फ्री में तो उतरोगे नहीं, और पैसा लगाना पड़ेगा और तुम्हें चीज़ें खरीदनी पड़ेगी, सैनिकों को देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, वेतन देना पड़ेगा, बंदूकें खरीदनी पड़ेगी, बारूद, गोला खरीदने पड़ेंगे, जो घायल हुए हैं, उनका इलाज करवाना पड़ेगा, फ्री में तो होगा नहीं। तो इससे क्या हुआ, वहाँ पे अकाल हो गया। फिर वहाँ पे खाद्यान्न संकट होने लगा, क्योंकि जब एक दूसरे को बम गोला फेंकोगे एक दूसरे के देश में तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ की फसलें भी बर्बाद होगी। फसलें बर्बाद होगी तो खाने के लिए नहीं मिलेगा। सारे जो पैसे हैं वो युद्ध में खर्च हो गए। तो एक ये भी जो है मेन कारण रहा, जिसकी वजह से रूसी क्रांति जो है आई। ठीक है? तो वीडियो कैसी लगी और ये कारण आपको कितने समझ में आए? मैंने गिने तो नहीं, शायद 10 कारण तो होंगे ही। 10 में से अगर आप 6 भी लिख दोगे ना पेपर में, तो इनफ है, पास हो जाओगे अच्छे से। और 4 से 5 पेज भर के ही आना, 4 से 5 पेज तो कम है, अप्रॉक्स 6 साढ़े 6 पेज तो भर के ही आना, साढ़े 6 पेज। 1 पेज तो आगे का भूमिका का होता है, एक निष्कर्ष का होता है, बीच में फटाफट लिखना होता है, लिख देना, ठीक है? और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।